जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में रेखी आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बता दिया था, अब हम इस सेशन में चर्चा करेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमें बात को समझना होगा। यदि यार हम किसी कोई पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं कोई पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी का मतलब जानते हो, जिसमें आर पार दिखाई दे, जैसे कांच। कांच में आर पार दिखाई देता है। अब कांच में यदि पॉलिश कर दोगे तो उसे पारदर्शी नहीं बोलेंगे, उसे परावर्तक बोलेंगे। तो हमने क्या यहाँ एक नॉर्मल खींच दिया इस कांच के परपेंडिकुलर यानी लंबवत, एक हमने अभिलंब खींच दिया जिसे नॉर्मल कहते हैं। अब यदि यार हम प्रकाश की किरण ऐसे डालेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, इस प्रकार से मुड़ जाएगी। समझना बिल्कुल ध्यान से परिभाषा को। क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अपने मार्ग में मुड़ जाती है। मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान देना भैया, जैसे कि ये प्रकाश की किरण आई थी, ठीक है, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई थी, ऐसे आने के बाद थोड़ा इधर बैंड हो गई यानी मुड़ गई। अब मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है आर पार निकलना। यदि प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है तो उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं साधारण शब्दों में। तो यहां पर हमें समझना होगा कि परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में डाली जाती है या जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में पड़ती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझना ध्यान से, सारी चीजें हम जो है यहाँ पर क्लियर करवा देंगे। देखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, अपवर्तन के फलस्वरूप अपने मार्ग से विचलित विचलित का मतलब होता है भटकना, अर्थात अपने मार्ग पर मुड़ना, विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के फलस्वरूप अपवर्तन यानी प्रवेश करने के फलस्वरूप या अपवर्तन के फलस्वरूप, प्रवेश का मतलब यानी इससे निकलना, तो अपवर्तन यहाँ यदि प्रवेश करने के फलस्वरूप ऐसे भी लिख सकते हो, अपवर्तन के फलस्वरूप या प्रवेश करने के फलस्वरूप अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ भैया यदि यार तुम चाहो तो अपवर्तन के फलस्वरूप लिख सकते हो या प्रवेश करने के फलस्वरूप लिख सकते हो, प्रवेश करने के फलस्वरूप भी लिख सकते हो। तो यहां तक बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? तो भैया हमें थोड़ा समझना है। तो ये वाली जो प्रकाश की किरण जो इधर की ओर इंटर हो रही है, तो हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन में ये जो प्रकाश की किरण होगी ये क्या कहलाएगी, आपतित किरण। क्या कहलाएगी भैया, आपतित किरण। आपतित किरण, ये क्या कहलाएगी, आपतित किरण। और ये वाले प्रकाश की किरण क्या कहलाएगी,
परावर्तित किरण, क्या परावर्तित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण कहलाएगी और ये परावर्तित सॉरी अपवर्तित किरण कहलाएगी, सॉरी अपवर्तित अपवर्तित किरण कहलाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना भैया, तो यदि अगर हम यहाँ पर ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अभिलंब, क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो यहाँ पर यदि यार इसके क्या पूछ ले, नियम पूछ ले, तो एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम यदि यार पूछ ले, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, तो इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से नियम होते हैं इसको समझते हैं डिटेल में, बहुत ध्यान से समझना सारी चीजें। तो पहला नियम ध्यान देना, पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या होगा, तो यहां लिखेंगे पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन ध्यान देना, यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण क्या कहेंगे, आपतन कोण, आई से डिनोट करते हैं। और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा उसे अपवर्तन कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, आई से, इसको आपतित किरण को के बीच और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण आई से डिनोट करते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो अपवर्तन कोण बन रहा है उसे आर से डिनोट करते हैं। तो भैया ध्यान देना, दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इसको बहुत विशेष करके दिमाग में रखना। क्या दूसरा नियम है, तो लिखेंगे आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, आपतन कोण ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, आई, आपतन कोण की जा, ऐसे आपतन कोण की जा, जा का मतलब होता है साइन, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण आर की जा का मतलब साइन होता है, यहाँ साइन लिख लेना, जा, ठीक है, के बराबर होता है, के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान देना भैया, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के बराबर होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो आई का मान होगा वो आर के बराबर होगा, अर्थात नियतांक के भी बराबर होता है। कुछ किताबों में ऐसा लिखा होगा, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का मान एक नियतांक के बराबर होता है। तो यहां पर क्या होगा, n बराबर साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना भैया,
इस नियम को स्नेल का नियम भी बोला जाता है, स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, यानी स्नेल का नियम भी बोला जाता है। क्या भैया? स्नेल का नियम बोला जाता है। तो एग्जाम में कभी भी पूछ ले कि स्नेल का नियम बताइए, स्नेल का नियम बताइए, तो स्नेल का नियम क्या बताएंगे? आपतन कोण की जा, ध्यान देना, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा नियतांक के बराबर होता है। यहाँ ये भाषा भी लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के बराबर होता है, ये भी सही होगा, स्नेल का नियम, अर्थात इसे स्नेल का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, आपतन कोण की जा, आपतन कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, अज्जा का मतलब साइन से प्रदर्शित करते हैं, कोण की जा अपवर्तन कोण आर से डिनोट करते हैं, और जा की जा आर से प्रदर्शित साइन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये नियतांक के बराबर होता है। अब हमें पता होगा n क्या है भैया, n क्या है? तो n को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? n को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। ये जो अपवर्तनांक होता है वो चमक के बराबर होता है, अर्थात n का मान जो होता है वो चमक के बराबर होता है। चमक जानते हो बेटा? जैसे हम जो है यहाँ बहुत सारी लाइटें ऊपर लगाई हैं, अगल बगल और नीचे लगाई हैं, बहुत सारी लाइटें लगाई हैं और फ्रंट पर लगाई हैं। तो कहने का मतलब ये है इन फ्रंट सभी जगह पर लगाई है, तो जिस कारण से जो वीडियो क्वालिटी है थोड़ी बेटर होगी, उतनी बेटर नहीं होगी मानते हैं, बट जो है थोड़ी बेटर होगी। बेटर क्यों है? क्योंकि चमक है, चमक यानी लाइट है, लाइट ज्यादा यहाँ पर यूज की गई है, इस कारण से थोड़ा जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसके कहने का मतलब ये है जो चमक ही अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अभी बताएंगे इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। तो इसका एक न्यूमेरिकल हम जो है सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ भैया एक न्यूमेरिकल लिख देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल लिख देते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या लिखते हैं? यदि हम लिखते हैं यदि किसी माध्यम में आपतन कोण 30 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 60 डिग्री हो तो अपवर्तनांक की गणना कीजिए। अपवर्तनांक की गणना कीजिए, गणना कीजिए, अर्थात अपवर्तनांक की हमें गणना करनी है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, एक बात को ध्यान देना, हमने बताया किसी 2 बार लिख दिया, किसी माध्यम में आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं? तो आई से। तो यहाँ पर कोण आई बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। और उसके बाद अपवर्तन कोण किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो ये कितना है? 60 डिग्री। अब देखो हमें पता है कि n का मान निकालना है, तो रिलेशन क्या होता है इन दोनों में? तो रिलेशन हमें पता है स्नेल्स लॉ। क्या भैया? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? तो n बराबर साइन आई अपान साइन आर रख देते हैं। तो साइन n बराबर साइन आई की वैल्यू कितनी है? तो साइन आई की वैल्यू 30 डिग्री, साइन आर की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। अब बेटा हम सबके मान रख देते हैं। तो यहाँ पर n बराबर साइन आई का मान कितना होता है? तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, साइन आई की वैल्यू 1/2 होती है। कितनी? 1/2 बटे साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2। अब देखो गुणा करा देते हैं। ठीक है, मध्य और बाह्य का। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2 का 1 के साथ में कराएंगे 1 आ जाएगा, अपान 2 इंटू √3। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो n बराबर कितना आया? n बराबर आया 1 अपान √3। तो ये हमारा निकला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर अपवर्तनांक के कई फार्मूले दिए जाते हैं, अपवर्तनांक के यानी n के लिए बहुत सारे फार्मूले दिए जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे ही होगा, बस डिग्रियों का मान चेंज हो जाता है और अपवर्तनांक पूछेगा। तो एग्जाम में इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक कोण दे दे और इसके बाद दूसरा कोण पूछे और यानी कह रहा है अपवर्तनांक का मान भी दे दे। तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करोगे? उस कंडीशन में सॉल्व करने का कोई तरीका है? तो उस कंडीशन में हम बता देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन
जो है लिखेंगे नहीं, बट जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम बता देते हैं। तो एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, अर्थात पूछ सकता है कि आपतन कोण, ठीक है। तो हमने बोला आपतन कोण आई का मान यदि 30 डिग्री दे दिया और n का मान दे दिया 1 पॉइंट या 2.0, ठीक है, और पूछ ले r का मान निकालिए, तो कैसे निकाल पाओगे? तो इसके लिए भैया वही क्या होगा, n बराबर साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। तो n बराबर साइन साइन n का मान कितना दिया है 2.0, जीरो का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। अब साइन आई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री अपान साइन आर, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई जब कराते हैं, स्पेस है नीचे, ठीक है, थोड़ा स्पेस है, तो यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर 2 साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं होती है, तो यहाँ पर और सॉल्व कर देते हैं। तो इसको यदि यार इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, भाग में जाएगा, तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा 1/4, तो ऐसे मान भी निकाल सकते हैं। अब भैया ऐसे मान यदि यार निकालना है, तो इसको यदि यार इस रूप में निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर साइन इनवर्स कितना 1/4, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, साइन इनवर्स 1/4। अब देखो यहाँ पर हमने जो वैल्यू रखी है वो अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है, एग्जाम में जैसे जिस हिसाब से आए उस हिसाब से रख लेना, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर हम 1 रख देते हैं। जब 1 रखेंगे तब तो तुमको बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। तो 1/2 आया कि नहीं आया। तो अब देखो यदि यार 1 रखते हैं, बेटा वो वाला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, याद रखना। तो n की वैल्यू कितनी रखी है 1 रखी है, तो अब 1/2, तो यहाँ पर साइन आर बराबर साइन, ये साइन में किसका मान जो है 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का होता है, तो साइन से साइन कैंसिल, तो आर बराबर यहाँ पर इस कंडीशन में क्या निकलेगा 30 डिग्री। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे टाइप्स हमने लगभग इसके बता दिए हैं। तो ये बात क्लियर हुई, यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद आगे रफ करते हैं और हम बात करते हैं अगले फार्मूले के बारे में, ठीक है। तो अगला फार्मूला जो है उसको भी हम समझ लेते हैं, ध्यान से समझना सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, क्या अपवर्तनांक, यहां पर लिखते हैं थोड़ा इस पेन से, यहां लिखते हैं प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध, ठीक है। तो प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक के में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो संबंध जो होता है n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है, ऐसे लिखते हैं, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में भी लिख सकते हैं, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, इसे C से डिनोट करते हैं, अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अपवर्तनांक को n, तो साधारण शब्दों में यदि लिखेंगे तो n बराबर C/V होगा, क्या होगा, n बराबर C/V होगा। अब देखो ध्यान देना यार, दिमाग थोड़ा सा लगाना, यदि यार ABCD में तुमने देखा होगा ABC, C आता है, C के बाद में V आता है, तो इससे दिमाग में रखना, कभी कभी ऐसा होता है दिमाग से बात हट जाती है, तो n बराबर C/V, क्योंकि C जो होता है वो कैसा होता है, वो पहले आता है और V बाद में आता है, तो इसी प्रकार से ये क्रम में होता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है इसको हम समझते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा ऐसा, इसको हम ध्यान से समझते हैं, बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, कह रहा है यदि
मेरे घर में प्रकाश की चाल 1.5 गुणे 10 के घाते 8 मीटर अपान सेकेंड है, तो मेरा घर कितना चमकदार दिखाई देगा। या एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, यदि किसी के घर में प्रकाश की चाल या किसी कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, 1.5 गुणे 10 के घाते 8 मीटर अपान सेकेंड है, ठीक है तो उसके यानी कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। हमने ये अपने से रिलेट किया है भैया, समझा देंगे। तो कह रहा है यदि यार पूछ ले, यदि कांच में प्रकाश की चाल 1.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर अपान सेकेंड है, तो कांच का अपवर्तनांक की गणना कीजिए या कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमने रिलेट किया भैया। चमक हमने बताया था पिछले उसमें, जो चमक होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। बताया था कि नहीं बताया था? अभी पिछले उसमें बताया था। तो यहां पर समझना है ध्यान से। तो जो सी का मान होता है वो कभी नहीं देता है जल्दी पल्दी एग्जाम में। तो सी का मान कितना होता है, तो पहले ही हमने शुरू में ही बताया था, प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात अथवा वायु में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, ये कोई माध्यम है, घर में प्रकाश की चाल, ये कोई माध्यम है, अर्थात v का मान है। तो v का मान कितना दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पांच सेकेंड, ये माध्यम है। और हमें c का मान तो पता ही है कि c का मान कितना होता है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पांच सेकेंड होता है कि नहीं होता है। हमें n का मान निकालना है, n का मतलब चमक या अपवर्तनांक। तो n बराबर क्या होता है साइन i बटे साइन r, सॉरी क्या बोल रहे हैं, अभी बताया था c अपान v, रखो भैया। तो यहां पर रख देते हैं ठीक है। तो ये n बराबर c की वैल्यू कितनी है 3 गुणे 10 के घाते 8 बटे, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। ध्यान देना, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो n बराबर कितना, घात से घात कैंसिल, तो n बराबर कितना होगा 2। अर्थात हमारा घर जो है हीरे से थोड़ा कम चमकेगा। मतलब हीरे का जो चूंकि अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो हीरे का 2 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, अभी बताएंगे, परेशान होने की जरूरत। अर्थात जो है हमारा घर अत्यधिक चमकीला दिखाई देगा, ये हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, एक और संबंध होता है। संबंध क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये संबंध सबको समझ में आया या नहीं आया? अब देखो, एक प्रकार से और क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, क्या कैसे बना सकता है, तो बना ये सकता है, क्या क्या बना सकता है, क्वेश्चन ये बना सकता है, यदि किसी कांच में या पारदर्शी माध्यम में, क्या, यदि किसी पारदर्शी माध्यम में या माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हमने कोई पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात माध्यम में प्रकाश की चाल कहने का मतलब ये है कोई माध्यम होगा, अर्थात पारदर्शी एक प्रकार का माध्यम है। तो माध्यम का मतलब किससे डिनोट करेंगे, वी से। किससे डिनोट करेंगे, वी कितना है, तो हम सपोज करते हैं ये है कितना 3 इंटू 10 की पावर, नहीं इतना नहीं होगा, हम सपोज करते हैं कितना हम 5.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर अपान सेकेंड, ठीक है 5.0, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, 1.0 कर देते हैं, ठीक है 1.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। n का मान निकालना है, तो भैया फार्मूला तो वही होगा, c अपान v रख दो। c का मान 3 गुणे 10 के घाते 8 अपान 1.0 इंटू 10 की पावर 8, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता है, तो यहाँ 3 ही आएगा, ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो n बराबर कितना आ जाएगा 3, अर्थात ये हीरे से भी ज्यादा चमकेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, यानी अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो वस्तु उतनी ही ज्यादा चमकीली होगी। अर्थात एक से जितने भी जो होते हैं, एक से
एक से लेकर आगे की ओर वो सारे के सारे क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। तो यहां तक क्लियर हुई। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है उसको भी हम इस सेशन में कवर कर लेते हैं। तो भैया इतना समझ में आया कि नहीं आया, इसको हम रफ कर दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, ठीक है। यहां पर बात करेंगे वास्तविक गहराई तथा वास्तविक गहराई गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। यहां पर कोई हमने वी कर लिया, ठीक है, इस प्रकार का हमने कोई वी कर लिया। अब इसमें जल भर देते हैं, क्या करते हैं, इस पर हम जल भर देते हैं, ठीक है। तो जल भर दो भैया, जल भर देते हैं, ठीक है। इस पर हमने जल भर दिया। यहां तक हमने जल भर दिया। अब इसके अंदर जो है हमने कोई सिक्का डाल दिया, ये कोई सिक्का है, ठीक है। अब हमने जब सिक्का डाला तो एक चीज समझना बिल्कुल ध्यान से, सिक्का ये इसके तली पर होगा, किसकी, इस जार के या इस ग्लास के तली पर होगा। लेकिन समस्या एक हो जाएगी, यदि हम ऊपर से देखेंगे इस सिक्के को तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये तली पर नहीं है। हम इसी बारे में रिलेट करवाना चाह रहे हैं। क्या रिलेट करवाना चाह रहे हैं कि मतलब या इसको हम जब देखेंगे सिक्के को तो हमें ऊपर से देखने से ऐसा प्रतीत होगा कि ये सिक्का जो है तली से ऊपर उठा हुआ है देखने से, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वास्तविक गहराई पर ये सिक्का है, लेकिन आभासी गहराई पर हमें देखने में लगता है कि ये सिक्का ऊपर की ओर है, ठीक है। जैसा कि ये गेम खेला होगा, नहीं खेला तो समझ लो कैसा गेम होता है। गेम मतलब मेला में लगते हैं। मेला में क्या होता है कि जो है हम भी भूल गए हैं थोड़ा, और शायद में क्या था, कुछ ऐसा था कि एक बाल्टी होती थी, बाल्टी में जो है हम भूल रहे हैं यदि आप लोगों को पता है बाल्टी में सिक्का डालने वाला तो कैसे क्या होता है, आप उसके बारे में सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि बाल्टी में सिक्का डाला जाता है, पता नहीं कैसे क्या, थोड़ा भूल रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो सिक्का जो है वो क्या होता है, सिक्का यानी कोई यहाँ पर पात्र, हाँ हाँ याद आ गया, ये यहाँ पर एक गिलास रखा होता है, यहाँ पर एक गिलास रखा होता है और गिलास में इस सिक्के को डालना होता है। तो भैया जब सिक्के को ऊपर से हम छोड़ते हैं तो वो ग्लास में ना जाते हुए नीचे गिर जाता है। अब जब नीचे गिर जाएगा तो उसका सिक्का वहीं पर रखा रहेगा, अर्थात उस सिक्के को निकाल नहीं सकता है, अर्थात उसके लिए इनाम भी रखा जाता है। क्या रखा जाता है, तो सिक्का क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जो पानी होता है उस, जैसे सिक्का नीचे की ओर फेंकते हैं तो वो जो है पानी उसको जो है साइड में कर देता है। अर्थात कहने का मतलब ये है सिक्के जो पानी के जो मेन यानी सेंटर पॉइंट जो होता है, यहाँ पर जो पानी होता है उसका घनत्व तो ज्यादा होता है, अब इन किनारे वाले जो है पानी का घनत्व तो कम होता है। तो ऐसा रीजन होता है, बहुत कम सिक्के जाते थे गिलास में, ऐसा गेम होता था, ठीक है। तो बात समझ में आ गई बेटा। तो अब देखो यहाँ पर यदि फार्मूला लिखें तो अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ध्यान देना, वास्तविक गहराई से कुछ किताबों में, ध्यान देना, कुछ अलग अलग किताबों की हम बात कर रहे हैं, तो वास्तविक गहराई जो है, ठीक है, इसको H से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और आभासी गहराई को H डैश से डिनोट किया जाता है। तो H अपान H डैश,
ठीक है। और कुछ किताबों में जो है यहाँ पर एच डैश को यानी आप वास्तविक को एच डैश से और आभासी को एच एस से प्रदर्शित करते हैं। तो अलग अलग किताबों की अलग अलग मत है, अलग अलग भिन्नता है। तो ये फार्मूला हुआ वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, अर्थात n बराबर h अपान एच डैश। ठीक है, तो ये अलग अलग किताबों के अनुसार है, इसमें भूल चूक मत करना, इस बात को लिख देना पहले। ऐसे यदि ये बात स्पष्ट कर दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। अब तुमने वास्तविक गहराई आभासी गहराई लिखा नहीं, सीधे ये लिख दिया, तो इस बात को यदि स्पष्ट नहीं किया तो गलत हो जाएगा, और बात को स्पष्ट कर दिया तो गलत नहीं होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये एक फार्मूला होता है आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। अब देखो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा, यदि किसी जल से भरे पात्र में सिक्के को डाला जाता है, जबकि उस जो है जार की टोटल लंबाई या टोटल गहराई, ठीक है, टोटल गहराई, इसे d1 d2 डेप्थ मींस गहराई, तो इसे इसे d से प्रदर्शित करेंगे कुछ किताबों में, अब उनकी बात नहीं करेंगे। तो यदि यार हमने सपोज किया इसकी वास्तविक जो गहराई है वो 10 सेंटीमीटर है, क्या 10 सेंटीमीटर, और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आभासी गहराई, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी आभासी गहराई हमें 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है, स्विमिंग पूल देखा होगा या बाल्टी में भरा हुआ पानी देखा होगा तो तुमको ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी पेंदी बहुत छोटी है। यानी जो है जल भरा होता है, तो जल भैया क्या होता है, जल जो काम करता है वो किस लेंस का काम करता है, तो वो कौन सा, कॉनकेव लेंस का काम करता है, सॉरी कॉन्वेक्स का करता है। किसका, कॉन्वेक्स लेंस का काम करता है, यानी उत्तल लेंस का काम करता है। तो भैया इस कारण से हमें तली जो है उसकी बहुत पास में दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा गौर में रखना। तो यहाँ पर भैया यदि यार हमने यानी n का अपवर्तनांक का मान पूछ ले, तो यहाँ पर 10/6 भाग कराओ तो कितना आ जाएगा, 2 से करा दो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, भाग कराओ तो 3 एक कम 3, और यहाँ बचा कितना, तिछंग 18, तो इतना होगा। तो n बराबर कितना होगा 1.66। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, कुछ ज्यादा कठिनाई वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमने जो है इसके बारे में भी चर्चा किया। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ी, ठीक है, आगे क्या बात करते हैं तो उसको भी हम समझ लेते हैं, ध्यान देना। तो इसको हम रफ कर दें भैया, यहाँ तक भैया नोट कर लो, थोड़ा हम जल पी लें, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, आगे बात करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ फार्मूलों के बारे में। एक बात को और स्पष्ट कर दें थोड़ा, बात कौन सी है, अपवर्तनांक। तो कुछ किताबों में अपवर्तनांक हमें दिमाग में नहीं रहा इस बात को, कुछ किताबों में n का यूज किया गया है अपवर्तनांक के लिए, और कुछ किताबों में म्यू का यूज किया गया है या म्यू नॉट का यूज किया गया है, कुछ किताबों में म्यू का भी यूज किया गया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, तरंग दैर्ध्य तथा अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, क्या, तरंग दैर्ध्य तथा अपवर्तनांक में संबंध, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक में संबंध क्या होते हैं, तो अब देखो बात यहाँ ये पड़ रही है कि तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक में संबंध होता है n बराबर λ1/λ2, ठीक है, λ1/λ2। तो भैया ये जो λ1/λ2 जो है, ये λ1 प्रथम तरंग दैर्ध्य है और ये द्वितीयक तरंग दैर्ध्य है। अब प्रथम तरंग दैर्ध्य और द्वितीयक तरंग दैर्ध्य में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है, तो यहाँ पर दे देगा, यदि किसी कांच में
प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या है? 1800 एंगस्ट्रॉम है, 1800 एंगस्ट्रॉम है तथा उसका अपवर्तनांक, तथा उसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक क्या भैया, कितना है? तो उसका अपवर्तनांक 1.5 या हम कर देते हैं कितना, 2 है। तो द्वितीयक तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, द्वितीयक तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, द्वितीयक तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें समझना होगा n बराबर, प्राथमिक पूछे तो भैया प्राथमिक निकालना है, द्वितीयक पूछे तो द्वितीयक निकालना है। अब देखो ध्यान देना, यदि यार n का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और लैम्डा 1 का मान कितना दिया है, 1800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, एंगस्ट्रॉम जैसे लिखा है उसे लिखा रहने देते हैं। चूंकि इसकी वैल्यू होती है कि एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो सबको पता होगा कि 10 के पावर में 10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 के पावर 10 मीटर। तो n बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 का मान निकालना है। तो n का मान कितना है, 2 है ना, n का मान कितना है, 2 है, और इसका मान कितना है, तो इसका मान 1800 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम लिखे रहने देते हैं, नहीं फिर डिस्टर्बिंग होगी। अब देखो तिर्यक गुणा कराऊं तो लैम्डा 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1800 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर तो डिवाइड में आ जाएगा। तो लैम्डा 2 का मान कितना निकलेगा, लैम्डा 2 का मान निकलेगा कितना, भाग कराऊं तो 900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हाँ ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ विशेष नहीं है, ना एग्जाम में कभी पूछा गया इस प्रकार से, लेकिन फिर भी पूछने के चांसेस बने होते हैं, इस कारण से हमने इसको बता दिया, ठीक है। तो इस कारण से हमने बताया है, ठीक है। आप देखो पूछ क्या सकता है, अब एक और जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको हम समझा देते हैं। अब यहाँ पर पूछने का क्या पूछ सकता है, तो तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में संबंध, क्या बेटा, आवृत्ति में संबंध, आवृत्ति में संबंध। तो आवृत्ति में क्या संबंध होता है, तो आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे, सॉरी न्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे, न्यू से। इस प्रकार से बनता है, वी के तरीके होता है, ऐसे होता है, ठीक है, तिरछा होता है, थोड़ा सही से बना देते हैं, ऐसे करके ऐसे बनता है। न्यू इज इक्वल टू सी अपान लेमडा होता है, ठीक है। तो न्यू क्या है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है, क्या होता है, हर्ज, एच जेड से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है या मीटर होता है, ठीक है, इसका तो पता ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर यदि यार लेमडा का मान पूछ ले, कि यदि यार लेमडा का मान कुछ भी पूछ ले, जैसे हमने सपोज किया 1500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और सी का तो मान पता ही है कि 3 × 10 के पावर 8 मीटर होता है ना, मीटर अपान सेकेंड, ठीक है। अब पूछ ले आवृत्ति बताइए, तो न्यू का मान निकालना है। तो न्यू इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सी का मान कितना है, सी अपान लेमडा। तो न्यू इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू रखो तो 3 × 10 की पावर 8 अपान, चूंकि इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी बताया था एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम कर दे सकते हैं 1500 × 10 के घाते -10, ठीक। अब यहाँ पर देखो भैया ध्यान देना, यहाँ पर कितना है, 1500 × 10 के घाते -10 काटो भैया, ध्यान दो, यहाँ पर 1500 है और इसमें जो है एक जीरो बढ़ा लेते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 × 10 के घाते 7 बचेगा, और यहाँ पर कितने जीरो, और हम जीरो बढ़ा लेते हैं, तो एक इसके लिए 30 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, टोटल 3 जीरो बढ़े, तो यहाँ बचा कितना, 5, कितना बचा, 5, 5 3 8, तो 3 जीरो 5 3 8 होता है कि नहीं। अब ये इधर मल्टीप्लाई में ये ऊपर भेजो तो 10 की पावर प्लस का 10 हो जाएगा, अपान यहाँ पर 1500, ध्यान देना, 1 2 1 2 15 दूनी 30, तो न्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10 के घाते, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो घात में कितना 15 हर्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तो ठीक है, न्यू का मान इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुए। अब हम बात करते हैं
कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारे में बात करते हैं। तो ये भैया इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से भी महा इंपॉर्टेंट। तो इसमें थोड़ा लॉजिक देखना है बस, और कुछ नहीं। हमने लिखा यदि यदि कांच यदि वायु के सापेक्ष यदि वायु के सापेक्ष प्रकाश का वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, सही है ना। यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, तो जल का अपवर्तनांक यदि हम 4/3 ले लें, कितना 4/3, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है भैया, तो 3/2, कितना 3/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ सकता है, कुछ भी कर दो। तो हम पूछते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। क्या भैया, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या ऐसे करते हैं कांच के सापेक्ष जल का पूछ लेते हैं। तो भैया हम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, अपवर्तनांक कितना होगा, कितना होगा, समझते हैं हम ध्यान से बेटा, समझना। तो यहां पर दिमाग में लगाना, वायु के सापेक्ष जल का, तो वायु एयर मीन्स वायु के सापेक्ष ग्लास, वाटर है ना, वाटर जल, तो इतना होगा, कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ बात वॉइस, तो इसलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर भैया ध्यान देना, वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक कितना है, 4/3, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, 3/2, ठीक है। अब कह रहा है जल के सापेक्ष, किसे, वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो भैया यहाँ एक लॉजिक लगानी है, कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बट लॉजिक लगानी है। भैया ग्लास कहाँ पर है, ये है, तो ग्लास यहाँ पर, अर्थात ये वाला हमारा यहाँ पर होना चाहिए, और ये वाटर वाला नीचे आना चाहिए, अर्थात जो पहले है उसे नीचे रखेंगे, जो यहाँ पर बाद में है वही पहले रखा जाएगा, अर्थात यहाँ पर जी मैच हो रहे हैं दोनों में, ध्यान देना, समझा देंगे। यहाँ पर देखो जी मैच हो रहे हैं, इस कारण से सामने रखेंगे, तो एयर वाटर, ठीक है। अभी ना समझ में आई हो तो बात को समझ लो, ध्यान देना, A/G A/W, ध्यान देना, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो WA, और यहाँ पर GA, A से A कैंसिल, तो W पहले है और G बाद में है, तो W पहले है G बाद में है, तो जो इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, अर्थात ये हमारा सही है। तो लॉजिक लगाना भैया, तो यहाँ पर एयर के सापेक्ष ग्लास का कितना दिया है, 3/2, और एयर के सापेक्ष वाटर का 4/3, मध्य बाय का, तो कितना हो जाएगा, 3 बटे 2 × 4, तो 3×3 = 9/8, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो भैया घबराना बिल्कुल नहीं है, इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण के बारे में, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं, तो ये भैया रफ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है। तो भैया यही तक रहने देते हैं, ठीक है। अगले एक छोटा सा सेशन करेंगे जिसमें क्रांतिक कोण के बारे में और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, और इसके साथ साथ जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है, उसकी शर्तों के बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।